अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। बेटा आज की क्लास में विल बी स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द लेटेस्ट पास्ट पेपर ऑफ IGCSE, दैट इज फरवरी मार्च 2026 P22। सही बेटा, सो लेट्स मूव टू द क्लास। ये हमारे पास पेपर अवेलेबल है, दैट इज फरवरी मार्च 2026 P22। 45 मिनट्स का पेपर है। कैम्ब्रिज IGCSE 40 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को बेटा आपने आंसर शीट बबल शीट में मार्क करना है, ठीक है। मार्किंग शुड नॉट बी टू डार्क और टू लाइट, इतनी डार्क भी ना हो कि गलती हो जाए और आप मिटा ना सकें, ठीक है। और अगर आपने दो एमसीक्यूज के आंसर्स, एक एमसीक्यू के दो आंसर मार्क कर दिए तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है बेटा। 40 मार्क्स का पेपर है, 40 एमसीक्यूज हैं एंड दिस डॉक्यूमेंट है 16 पेजेस। जब आपके पास पेपर आए, मेक श्योर आप इन तमाम डिटेल्स को जानते हो। अच्छी तरीकेकार ये है कि आप पहले इन तमाम इंफॉर्मेशन को पढ़ लो ताकि आप पेपर शुरू करें तो आप पेपर पे फोकस करें बस। वैसे भी IGCSE का टाइम 45 मिनट्स होता है, कम होता है। चले बेटा, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आ रहा है, दैट इज द डायग्राम शोज स्टोन ऑफ इर्रेगुलर शेप। सही बेटा, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन कैन बी फाउंड बाय लोअरिंग इट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर हाफ फिल्ड विद वाटर। तो बेटा सबसे आसान काम है ये तो कि मेजरिंग सिलेंडर क्या मेजर करता है? वॉल्यूम ऑफ irregularly shaped object. तो C is our correct answer. Next, a helium-filled balloon. A helium-filled balloon is tapped into a top end balance. ठीक है. The metal block of mass 100 gram is placed on the balance. ठीक है बेटा. The reading on the balance is 91 grams. सही है बेटा. अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? हीलियम फिल्ड बलून को टेप कर दिया है यहाँ पर। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? सही है बेटा, 91 ग्राम है। सही है। तो अगर ये 91 ग्राम है और मैं यहाँ पे अगर सिनेरियो इस तरह फॉलो करूँ, 91 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करूँ किलोग्राम में, तो 91 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 0.091 kg आ जाएगा। ठीक है बेटा। W इक्वल टू एम जी होता है। M है 0.091 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। तो व्हाट वी आर गेटिंग, एक मिनट, लेट मी ब्रिंग कैलकुलेटर। परफेक्ट, सही बेटा। तो 0.091 multiplied by 9.8, we are getting an answer of 0.89। now बेटा अब देखते हैं क्या सिनेरियो होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बलून exerts a downward force of 0.09। नहीं बेटा, हमने तो 0.089 निकाला है वेट। हीलियम का मास -9 ग्राम है। नहीं बेटा, हीलियम है द मास ऑफ +9 ग्राम। नो। आगे क्या बोल रहे हैं? द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ टॉप पेन बैलेंस या डाउनवर्ड फोर्स ऑन टॉप पेन बैलेंस इज 0.89 न्यूटन। दिस इज व्हाट वी जस्ट कैलकुलेटेड। सही बेटा, तो हमारा आंसर है डी। 3. An athlete runs 300 meters uphill in 100 seconds. She then runs down the same hill in 50 seconds. What's her average speed? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा क्या है? 300 जाते हुए और सेम हिल कवर कर रही है तो डिस्टेंस वही होगा 300 ओवर टाइम टेकन। पहले 100 सेकंड्स में किया, फिर 50 सेकंड्स में किया। तो बेटा 600 divided by 150, I guess this will be 4 meter per second। तो आंसर इज बी। ठीक है बेटा। डायग्राम shows speed time graph for a car। what is the acceleration of a car? ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी है 12, इनिशियल वेलोसिटी है 4 एंड टाइम कितना ले रहा है बेटा? 2 यूनिट क्या है? सेकेंड्स।
यानी ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब आंसर इज ए। व्हाट इज द वेट? वेट हमारे पास क्या होता है? तो वेट हमारे पास इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास सी आंसर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी with which earth attracts the body towards itself, towards the center. What is the relationship between force F of an object, mass and acceleration? तो ये तो आसान है बेटा, F equals to ma होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। या फिर अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, A होगा F over m। तो A है हमारे पास F over m। ओके, एक और कर लेते हैं बेटा, m के हिसाब से भी कर लेते हैं। m होगा हमारे पास बेटा F over a। तो m बराबर है F over a। सी आंसर है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसी इक्वेशन को मैंने 3 शक्लों में दिखा दिया, तीनों पैरामीटर्स को सब्जेक्ट बनाकर, तो हमारे पास फुलफिल हो रही है 6 की सी करेक्ट आंसर। Which statement about the resultant force acting on a object must be correct? तो resultant force के बारे में क्या बात सही है? It changes the momentum of an object per unit time. Yes बेटा, resultant force का फॉर्मूला होता है rate of change of momentum। तो A हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं हमसे? इट्स द फोर्स नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट। नहीं बेटा, रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होती है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड अचीव हुई भी होती है। इट्स द इम्पल्स। बेटा इम्पल्स तो फोर्स इनटू टाइम होती है, रिजल्टेंट फोर्स इनटू टाइम, दैट इज रॉन्ग। एंड इट्स द लार्जेस्ट फॉरवर्ड फोर्स। नहीं बेटा, कट कटा के जो फोर्स बचती है हमारे पास, जो नेट फोर्स होती है, वो रिजल्टेंट फोर्स होती है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं मोटर इज यूज टू लिफ्ट different side load different sized load to a same vertical height। सही है बेटा। Power input of the motor is kept constant। सही है बेटा। The graph of time taken against load is lifted is shown। time taken versus load lifted हमें दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा। और हमसे क्या फरमा रहे हैं बेटा? पावर इनपुट गिवन है हमें, ठीक है। Which statement about the efficiency of the motor is correct? बेटा एफिशिएंसी होती है हमारे पास पावर, यूजफुल पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, ठीक है बेटा। तो हमें सिर्फ पावर इनपुट है पता है, पावर आउटपुट नहीं पता। और पावर आउटपुट निकालने के लिए अगर कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो भी नहीं पता। सही बेटा। सो इट डिक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस। इट डिक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस। नहीं, इट इंक्रीजेज एज द लोड इंक्रीजेज। एफिशिएंसी के बारे में बेटा हमारे पास सबसे बेहतर सिनेरियो ये है, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। हमारे पास किसी भी सिनेरियो को बिल्डअप करने के लिए हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा? वी नीड टू हैव मोर सेट ऑफ डेटा, ठीक है। और अगर ये लोड के बारे में बात भी कर रहे हैं तो बेटा पावर आउटपुट या एफिशिएंसी को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी आउटपुट यूजफुल ओवर इनपुट एनर्जी। तो इस तरह भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पावर आउटपुट ओवर टाइम या पावर आउटपुट हम निकालना चाहें तो बेटा एनर्जी अपॉन टाइम होगा ये। तो लिफ्ट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एम जी एच अपॉन टी। अब अगेन देखो, यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ रहा है कि कितना जल्दी वो लोड अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अगेन द डी इज करेक्ट कि हमारे पास और मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हमें बेहतर कंपैरिजन प्रोवाइड कर सकती है, एंड द क्वेश्चन हैज नॉट प्रोवाइडेड इट। तो मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। An object at a depth of h below the surface of liquid. The density of liquid is rho and the gravitational field strength is g. What is the total pressure at the depth of h? तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो टोटल लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? रो जी एच।
प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स या प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे कहते हैं, वो रो जी एच होता है। तो रो जी एच हमारे पास होना चाहिए, दैट मीन्स डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे? a tire runs over a nail that makes holes in it. The air in the tire leaks out. Okay, एयर चारों तरफ से लीक आउट कर रही है बेटा। Why does the air leave the tire? बेटा मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जब भी आप प्रेशर को डील कर रहे होते हैं तो प्रेशर के सिनेरियो में क्या है, जिस चीज पे प्रेशर अप्लाई होता है वो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है। ठीक है बेटा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो अंदर हमारे पास रीजन होगा हाई प्रेशर जोन और बाहर हमारे पास होगा लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। यस, दिस इज आवर आंसर। द प्रेशर इनसाइड इज लेस। नो बेटा, ऐसे तो फिर एयर टायर के अंदर मूव करनी चाहिए थी। टेम्परेचर इनसाइड द टायर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर आउटसाइड। ये सारा प्रेशर का खेल है, तो ज़्यादा बेटर है हम प्रेशर के मुताबिक ही बात करें। Okay, the graph shows relationship between pressure P and volume V of fixed mass of a gas at constant temperature. तो बेटा constant temperature से मुझे समझ में आ रहा है ये है Boyle's law, and Boyle's law के मुताबिक हम बोलते हैं volume is inversely proportional to the pressure। ठीक है, या फिर pressure is inversely proportional to the volume। ठीक है बेटा, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये दो ग्राफ तो गलत है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास कैसा बनता है? हाइपरबोला। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं यहां देखूं P और 1/v, तो ये पूरी वैल्यू P एंड 1/v आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा बेटा? फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है बेटा, इन दैट वे हमारे पास सी करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो 11 सी इज आर करेक्ट आंसर। ये गुड नोट्स। क्यों इसका साइज चेंज नहीं कर रहा स्क्रीन का? चले आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हमारे पास डिस्कशन है, द ग्राफ शोज द इंटरनल एनर्जी, हाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg of metal changes with temperature. What is the increase in the internal energy of the block of same metal of mass 0.125 kg when its temperature or rises from 40 to 80 डिग्री सेल्सियस? अच्छा बेटा देखते हैं। तो अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या इंटरनल एनर्जी आ रही है? ये विच इज, लेट्स सी, इसकी वैल्यू अभी मैं लिखता हूँ। और 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू भी लिखते हैं। सही, तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास आई थिंक 812 एंड यूनिट क्या है? किलो जूल। ठीक है, और ऊपर आ रहा है हमारे पास 824 और यूनिट क्या है? किलो जूल। सही बेटा, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो बेटा E इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है। ठीक है बेटा, डू वी नो स्पेसिफिक कैपेसिटी? ओके, दैट विल बी सेम। ठीक है बेटा, तो हमसे बोला जा रहा है स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम मेटल की बात हो रही है, तो जब मेटल सेम होगा, मटेरियल सेम होगा, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम होगी। सिंस मेटल इज सेम, तो T विल बी सेम। तो बेटा C क्या हो जाएगी? E ओवर M डेल्टा टी। तो अगर मैं पहले और बाद के C को कंपेयर कर लूँ, C इनिशियल इक्वल टू C फाइनल, क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो पहले हमारे पास, अगर, या हम इसको इस तरीके से करें सिंपल, अगर हम इस तरीके से करें कि हम देख लें कि हमारे पास 1 kg मास का एनर्जी चेंज क्या आ रहा है।
ठीक है, बड़े एक काम करते हैं, अगर हम एनर्जी वर्सेस मास की बात करें, क्योंकि हम मास के बारे में बात कर रहे हैं ना, पहले मास 1 kg था, अब मास हो गया है 0.125 kg। ठीक है बेटा, पहले हमारे पास जो एनर्जी था या चेंज इन एनर्जी हमें पता है वो क्या आ रही है, 12 किलो जूल। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं 1 kg मास जब 80 डिग्री सेल्सियस गया था, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया था 824 माइनस 812, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 12 किलो जूल। अब हमसे पूछ रहे हैं 0.125 kg मैस अगर 40 टू 80 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा? दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। सही बेटा, अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला हमारे पास 12 किलो जूल आ रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब हमारे पास 1 kg मैथ था। ठीक है, कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा जब हमारे पास 0.125 kg मैथ हो जाए? हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 12 किलो जूल डिवाइड बाय 1। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 0.125 multiplied by 12, we are getting an answer of 1.5 किलो जूल, जो कि 1500 जूल हो जाएगा। सही बेटा, तो दैट्स व्हाट वी डिड। तो एक मरतबा जल्दी से क्विक रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा स्पेसिफिक कैपेसिटी की सेम है, और दोनों 1 kg और 0.125 kg दोनों के लिए हम लोग सेम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चला कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशनशिप है बेटा, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सही है बेटा, एंड दैट इज वाई मैंने आपको लिख के भी बता दिया 1 kg मास के लिए ये सिनेरियो था, 0.125 kg मास के लिए क्या होगा। वी डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी फाउंड आवर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट, both melting and boiling of water require an input energy। सही है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं, what happens to the temperature of water during melting and boiling? स्टेट चेंज है, और स्टेट चेंज के दौरान देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों हैं स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज के दौरान चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन मेल्टिंग, the temperature does not change in melting but rises, नहीं बेटा, temperature rises नहीं बेटा, temperature remains unchanged both melting and boiling। ठीक है बेटा। 14, beaker contains liquid liquid evaporates and particle escape the surface of the liquid when the temperature of the beaker changes, which statement is correct? तो बेटा क्या होगा हमारे पास, the beaker cools down because less energetic particle escape, नहीं बेटा, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल एस्केप होते हैं। बीकर कूल डाउन है, सही बात है, हीट अप नहीं होगी, ऑपरेशन द कूलिंग प्रोसेस। बीकर कूल्स डाउन बिकॉज मोर एनर्जेटिक पार्टिकल एस्केप, यस। तो 14 बी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, अब हमसे क्या बात हो रही है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आर पुट इन 4 कंटेनर्स। दो चारों में इक्वल वॉल्यूम पुट की है। 2 containers have matte black, matte black मतलब रफ ब्लैक समझ लो आप इसे, शाइनी ब्लैक नहीं है ये। And 2 containers have shiny white sides, one of each type containers has a lid। इनमें से मतलब शाइनी white एंड डल ब्लैक दोनों में से किसी एक कंटेनर पे लिड लगी हुई है, जैसे यहाँ पे लिड लगी हुई है, यहाँ पे लिड लगी हुई है। ठीक है बेटा, the containers are left for 2 minutes in the surrounding, which container of water has the highest temperature? सही है बेटा, तो किसका टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट होना चाहिए? अच्छा जी, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी इनके अंदर हॉट वाटर है। तो ब्लैक तो बहुत जल्दी अपना हीट एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है बेटा,
यानी हमें ढूंढना है वो जो कम से कम अपना हीट एनर्जी लॉस करवाए। यानी हम बात करेंगे शाइनी वाइट की। तो शाइनी वाइट आर बैड emitters of heat. So the liquid remain hot for long time। और क्या ही बात हो, अगर उसके ऊपर लिड भी लगा हुआ हो तो इसका मतलब हमारा आंसर है डी। ठीक है बेटा, शाइनी वाइट विद लिड will make sure the water remains hot for longest duration of time। Diagram shows a person kept warming while water in the metal kettle boils over a wood fire। Which thermal conduct energy transfer are taking place in this situation? तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा बेटा? ये वाला पार्ट हीटअप हुआ और इस वाले पार्ट ने अंदर मौजूद पानी को बाय कंडक्शन हीटअप करना शुरू किया। तो यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। ठीक है बेटा, जब बेस के मॉलिक्यूल हीटअप हुए तो हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल एट द बेस रिसीव हीट बिकम लेस डेंस एंड राइजेस, कोल्ड वाटर सिंक। अच्छा, नीचे भी यही हो रहा है, हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर सिंक। सही बेटा, तो कन्वेक्शन भी हो रही है। ठीक है बेटा, एंड ये बंदा दूर बैठा हुआ है बट इसे गर्मी तो लग रही है ना, इसे वार्मथ तो फील हो रही है। सही है बेटा, तो ये वार्मथ कैसे आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। यानी तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी यहाँ पर अकर हो रहे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ए इज आवर करेक्ट आंसर। डायग्राम शो द वेव, which letter represent amplitude and which letter represent wavelength? तो बेटा एम्पलीट्यूड है हमारे पास s, तो एम्पलीट्यूड है s, एंड हमारे पास जो वेवलेंथ है वो है r। डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, which statement about the image formed by plane mirror? बेटा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, अपराइट, ठीक है, एंड सेम साइज। सो स्मॉलर, नहीं बेटा सेम साइज, ठीक है, लार्जर, इन्वर्टेड नहीं, लिटरली इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। तो 18 का हमारे पास बी आंसर है। लाइट फ्रॉम अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। सही है बेटा, स्पीड ऑफ रे इन एयर बताई हुई है वीए, स्पीड इन ग्लास बताई हुई है वीजी। वेवलेंथ बताया हुआ है हमारे पास लैम्डा ए और इन ग्लास लैम्डा जी। फ्रीक्वेंसी बताई हुई है एफ ए एंड इन ग्लास एफ जी। बेटा फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब हमारे पास इसके दरमियान क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ठीक है बेटा, तो एयर से ग्लास में आते हुए हमारे पास स्पीड कम होगी, यानी स्पीड इन एयर विल बी ग्रेटर, हेंस वेवलेंथ इन एयर विल आल्सो बी ग्रेटर। ठीक है बेटा, तो याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब सिंस हमसे बोला जा रहा है स्पीड और वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स हमारे पास ये फॉर्मूला भी वैलिड हो जाएगा। स्पीड इन एयर के बजाय वेवलेंथ इन एयर लिख दें और स्पीड इन ग्लास के बजाय वेवलेंथ इन ग्लास लिख दें। सिंस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मैं v की जगह लैम्डा को भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो जो रेशियो वी ए और वी जी का होगा वही रेशियो हमारे पास लैम्डा ए और लैम्डा जी का होगा। ठीक है बेटा, नाउ एफ ए ओवर एफ जी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये क्या है? कांस्टेंट है। सही बेटा, विच सजेशंस आर करेक्ट 1 and 2 ओनली? तो हमारे पास आंसर आ रहा है 19 बी। ray of light travels from air to glass, angle of incidence is 32 degrees, angle of refraction is this, what is the refractive index? बेटा air to glass है ना, तो n equals to sin angle I और sin angle I। और मैंने याद दिलाया था आपको, कभी भी भूल जाओ फॉर्मूला तो याद रखना बड़ा एंगल हमेशा
ऊपर होता है, ठीक है बेटा। तो साइन 32 ओवर साइन 21.1, ब्रैकेट लिखना भूल गया था, सही 1.47, इसका मतलब आंसर इज सी। नेक्स्ट, real image of an object is formed by a converging lens. Which statement is correct? बोल रहा है the rays from the tip of the object meet at a point and the image can be viewed on screen. बेटा image तो screen पे बनेगी, that's for sure, image हमारे पास screen पे बनेगी। image कैन नॉट बी viewed on screen, real image बोला है बेटा, real image की definition ही क्या है? image forms on screen, ठीक है बेटा। तो ये गलत होगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड भी गलत होगा, रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट मीट अ पॉइंट, नहीं बेटा, इंटरसेक्शन होगी तभी तो इमेज फॉर्म होगी, तो इन दैट वे हमारे पास एक ही सेंसिबल आंसर है ए। इंट्रूडर अलार्म, mobile phones and security scanners are practical uses of electromagnetic radiation। तो इंट्रूडर अलार्म कौन है बेटा? इंफ्रारेड की यूजेज में आता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा हमारे पास which list places the device in the correct order of increasing wavelength of electromagnetic radiation। तो increasing wavelength of electromagnetic radiation के बारे में हमने बात करनी है, सही बेटा। तो जैसा मैंने आपको बताया इंट्रूडर अलार्म हमारे पास इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं, सही बेटा। सिक्योरिटी स्कैनर्स हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ओके बेटा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में पहले मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखने दो। इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगा एक्स रेज सॉरी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है बेटा। रेडियो वेव की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। अब जरा यहाँ पे इसे प्लेस करते हैं, तो इंफ्रारेड में हमारे पास आ रहा है इंट्रूडर अलार्म, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो स्कैनर है वो एक्सरे का काम है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस में। एंड हमारे पास जो लास्ट है वो क्या बच रहा है? मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन हमारे पास माइक्रोवेव का काम है, ठीक है बेटा। तो हमें एक्सरे यानी सबसे पहले ग्रीन वाले देखो सिक्योरिटी स्कैनर आएगा, फिर हमारे पास कौन है? ब्लू वाला, तो इंट्रूडर अलार्म आएगा। फिर हमारे पास फाइनली येलो वाला माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव मोबाइल आएगा, इसका मतलब सी आर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो हमसे नॉर्मली पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे यूजेस लिखकर सवाल पूछा है, वेरी टेक्निकल थिंकिंग फ्रॉम एग्जामिनर, अच्छा सवाल था। ओके बेटा, स्टूडेंट wants to explain why the sound from train gets louder when it gets closer, which type of wave and which property of sound causes it to be louder, सही है बेटा। तो साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ठीक है बेटा। तो लाउडनेस का ताल्लुक हमारे पास किससे होता है? एम्पलीट्यूड से। तो लाउडर का मतलब है एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बी। Diagram shows four different sounds represented by an oscilloscope. The scales are at the same. The scales are the same in all diagrams। सही है बेटा, मतलब एक्स गेन वाई गेन जो भी है वैसे तो आईजीसीएसई में नहीं होता, लेकिन आप ये समझ लें वन डिवीजन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस तमाम में सेम है। बोल रहा है विच हैज द लोएस्ट पिच, बेटा पिच का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो we'll be looking at which wave has the least number of repetitions, ठीक है बेटा। कम से कम नंबर ऑफ repetitions यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा? 1 2
3, ठीक है बेटा, तो ये 3 वेव्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पीक्स आ रही हैं, तो ये 2 वेव है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 पीक्स आ रही हैं, तो ये 4 वेव्स है। और यहाँ पे 1 2, तो ये 1.5 वेव है। ठीक है बेटा, तो सबसे कम वेव्स हमारे पास बी में दिखाई हुई हैं, तो बी इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी वेव, यानी लोएस्ट पिच। Soft iron bar is not magnetized. It held close to the north pole of a magnet and then to the south pole of the same magnet. What will it be? भाई आयरन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो आयरन भले नॉर्थ के करीब हो, भले साउथ की तरफ करीब हो, आयरन हमेशा अट्रैक्ट करता है। सही है बेटा, तो आयरन रिपेल कभी भी मैग्नेट को नहीं करता है, तो ए। क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर्ड by a cell, EMF की बात करेंगे। When driving a unit charge around the complete circuit, yes, it's EMF. The graph shows the relationship between I and V for metal wire। बेटा metal wire हमारे और constant temperature भी बोल दिया है, इसका मतलब बात हो रही है ओमिक कंडक्टर की, और ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, और ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो ग्राफ क्या होगा? फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब 27 C is our correct answer. Diagram shows a cell connected to two diodes and a lamp in series. In which circuit does the lamp light up? Let's draw the direction of current first. सारी डायग्राम्स में पहले डायरेक्शन ऑफ करंट बना रहा हूँ। पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट। ओके बेटा, अब हमें देखना है हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट और डायोड की प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैच होनी चाहिए। तो बेटा दे आर नॉट मैचिंग, रॉन्ग। दे आर नॉट मैचिंग, रॉन्ग। दे आर नॉट मैचिंग, रॉन्ग। यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास ये भी मैच कर रहा है, ठीक है, और ये प्लेसमेंट भी मैच कर रही है, तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस सिर्फ और सिर्फ सी में है, एंड दैट इज हाउ करंट फ्लोज एंड बल्ब ग्लोज। Diagram shows battery connected to two resistors X and Y. Okay. The reading on the voltmeter is greater than the reading on voltmeter 2. सही है। Which row about the current in the two resistors? बेटा सीरीज सर्किट है, तो करंट हमारे पास क्या होगा? दोनों का सेम होगा। सही बेटा, सेम इन बोथ रेजिस्टर, सेम इन बोथ रेजिस्टर। ए और बी में से आंसर है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं बेटा? एंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स। तो बेटा सीरीज में क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारे पास ऐड होती है, तो इन दोनों की जो सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वाई। अच्छा, ये बात नहीं कर रहे थे बेटा। वोल्ट मीटर रीडिंग हमारे पास ज्यादा है, तो बेटा अगर इसकी वोल्ट मीटर रीडिंग ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स हमारे पास ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ वाई के मुकाबले में, ठीक है। जिसके पास वोल्टेज ज्यादा पेयर हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास आंसर है बी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं बेटा? डायग्राम शो द कंडक्टर डब्ल्यू जी, ठीक है बेटा। बोल रहे हैं पार्ट ऑफ द कंडक्टर लाइज between the magnetic pole north and south. When the conductor is moved, electron flow from along the conductor from W to Z. तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास W Z to W, सॉरी Z to W मूव कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो है ये। नाउ बेटा आगे क्या कह रहे हैं हमसे? वेयर इज द डायरेक्शन इन विच द कंडक्टर हैज मूव। तो कंडक्टर कहाँ मूव करेगा? अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ईएमएफ तभी हमें इंड्यूस्ड होकर मिलती है जब हमारे पास करंट, फील्ड और फोर्स के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल हो, ठीक है बेटा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब पी और क्यू नहीं हो सकते, ये पैरेलल हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है बेटा। तो मोशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा। आर हमारे पास जो होगा वो
हमारे पास करंट के पैरेलल हो गया, देखो आर करंट के पैरेलल हो गया तो आर भी नहीं होगा, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर। तो आउट ऑफ द पेपर अगर हम मूव करवा रहे हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, करंट के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, दैट इज हाउ बचता यही है हमारे पास डी आंसर। इस तरह हम इसे एमसीक्यू करेंगे। Graph 1 shows output of AC generator, ठीक है, which changes can be made so the generator produces graph 2। क्या चेंजेस प्रोड्यूस किए जाएं कि जनरेटर ग्राफ 2 प्रोड्यूस करे? बेटा देखो, ग्राफ 1 से ग्राफ 2 की ट्रांजिशन में मुझे एक बात जो दिख रही है, एम्पलीट्यूड या ईएमएफ इंक्रीज हो गया है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात मुझे क्या दिख रही है बेटा, हमारे पास यहाँ पे 1 2 पीक्स आ रही थी और यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, 1 2 3 पीक्स आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई है। नाउ एक ही चेंज है हमारे पास, कॉइल ऑफ द जनरेटर की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है बेटा। तो जब स्पीड बढ़ती है तो ईएमएफ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती हुई दिख रही है, ईएमएफ भी बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ाई है हमने। नाउ बेटा, decreasing the magnetic field and decreasing the speed, no beta. Increasing the magnetic field and decreasing the number of turns of the coil, um, I don't think so that will work. Increasing the number of coils only, नहीं बेटा, coil अगर increase करते ना तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास amplitude बढ़ता, frequency नहीं बढ़ती, speed of rotation बढ़ रही है, that is why frequency और EMF दोनों बढ़ रहे हैं। Diagram show the current carrying wire in a magnetic field, ठीक है बेटा। तो करंट कैरिंग वायर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर? ओके बेटा, अभी देखो इसने करंट कैरिंग वायर बोला है, यानी करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है, वी फॉलो कन्वेंशनल करंट, ठीक है बेटा। एंड कन्वेंशनल करंट हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है तो हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी किस तरीके से। ओके बेटा, तो ये देखें हमारे पास, मैं डायग्राम को जूम कर रहा हूँ एंड हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है ये, ठीक है बेटा। एंड हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी देखो पता है, करंट की डायरेक्शन हमारे पास है ये, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन बिल्डअप होकर आ रही है वो बी की तरफ आ रही है, ये देखें बी की तरफ आ रही है, इनटू द बोर्ड। तो फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है यूं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टुवर्ड्स बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, transformer has primary coil with 2000 turns, the secondary coil with 1000 turns. Transformer is 100% efficient, ओके बेटा, 100% efficient है हमारे पास। वीपी हमारे पास बोल रहे हैं वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉयल है, वीएस है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉयल, आईपी है करंट ऑफ प्राइमरी कॉयल, आईएस है करंट ऑफ सेकेंडरी कॉयल, सही है बेटा। विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसफॉर्मर इज करेक्ट? तो बेटा अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, तो ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बेटा। यानी अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी वर्किंग से। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। एन पी अपॉन एन एस बराबर हो जाएगा वी पी अपॉन वी एस। तो एन पी हमारे पास क्या है बेटा, 2000, और एन एस क्या है हमारे पास, 10,000, वी पी अपॉन वी एस। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके 1/5, और ये वी पी अपॉन वी एस आ जाएगा। तो वी पी बराबर हो रहा है हमारे पास 5, सॉरी वी एस बराबर हो रहा है हमारे पास 5 टाइम्स वी पी, ठीक है बेटा। तो वी एस है वी पी टाइम्स 5, वी एस है वी पी टाइम्स 5, सही है बेटा।
नाउ एक और हमारे पास सिनेरियो है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स वर्सेस करंट का वर्किंग करें, तो एनपी अपॉन एनएस बराबर होता है आई एस अपॉन आई पी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का उल्टा सिनेरियो होता है। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला फर्स्ट। नाउ अब हमारे पास ये है 2000, ये है 10,000, सही है बेटा, तो आई एस अपॉन आई पी। नाउ बेटा 1/5 आई एस अपॉन आई पी, तो बेटा हमारे पास आई पी बराबर हो जाएगा 5 टाइम्स आई एस। सही है बेटा, आई पी बराबर है 5 टाइम्स आई एस। ठीक है बेटा, तो इन दैट वे द आंसर वी आर गेटिंग इज, अच्छा यहाँ पे आई एस को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो आई एस हमारे पास हो जाएगा 1/5 आई पी, यानी आई एस हो जाएगा हमारे पास 0.2 आई पी। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास आंसर है बी। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच होता है, कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सम क्वेश्चन आर लाइक कि वो आपका पूरा कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट मांग रहे होते हैं। डायग्राम शोज अ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉयल। Two observations from the experiment are labeled 1 and 2। ठीक है बेटा, तो 1 क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ये ऑब्जर्वेशन 1 है। ऑब्जर्वेशन 2 क्या है हमारे पास, फ्यू आर डिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, ये पता चलता है बेटा हमें, बताता है एटम इज हाईली एम्प्टी एंड few particles deflected, there is a very small and heavily charged positive nucleus। ठीक है बेटा, तो दोनों ऑब्जर्वेशंस का मैंने आपको रीजनिंग बता दिया। व्हाट इज द कंक्लूजन, एटम हैज नो ओवरऑल चार्ज, ये बात हमें अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस के बारे में पता था, हमें एटम के बारे में नहीं पता था। ठीक है बेटा, एटम हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, अगेन मोस्ट ऑफ द एटम हैज एम्प्टी स्पेसेस, एटम हैज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। बेटा उस वक्त तक ना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी। न्यूक्लियाइड नोटेशन ऑफ द सिंबल Na1123, which statement is about all the atoms are correct। न्यूक्लियाइड नोटेशन ऑफ ऑल द एटम करेक्ट कौन सा बेटा, 11 प्रोटॉन है, अपनी वर्किंग करके चलते हैं। प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 11। ठीक है बेटा, एंड न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं बेटा, 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन। देयर आर 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, सही बात है। देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, गलत बात है। देयर आर 23 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, गलत बात है। देयर आर 34 न्यूक्लियॉन, गलत बात है। तो हमारे पास सही बात सिर्फ और सिर्फ ए है। Students, measure the count rate of a radioactive source. Which method should a student use to remove the contribution made by background radiation? तो बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन में हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, मेजर द का टेक द मेजरमेंट इन एम्प्टी रूम। नहीं बेटा, आपने क्या करना है, पहले बैकग्राउंड काउंट लेनी है, उसके बाद सैंपल की काउंट से बैकग्राउंड काउंट को माइनस करना है, एवरेज बैकग्राउंड काउंट को। मेजर द काउंट ड्यू टू बैकग्राउंड रेडिएशन ऑन इट्स ओन एंड देन ऐड इट। नहीं बेटा, ये ऐड गलत कह दिया। देन सब्ट्रैक्ट इट, सही बात है। रिड्यूस द टाइम मेजरमेंट, नहीं बेटा, सी आंसर है। बीम ऑफ बीटा पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, it enters in a region where the field that deflects the particle in a circular path। which type of field and the direction on the diagram, कौन सी टाइप ऑफ फील्ड है ये, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन टू द डायग्राम। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज बात करूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती और बीटा नीचे जा रहा है, तो बेटा पॉजिटिव प्लेट नीचे होती, नेगेटिव प्लेट
ऊपर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, ये, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड आ रही है जब बीटा पार्टिकल हमारे पास नीचे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज, नो। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टॉप ऑफ द पेज जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टॉप ऑफ द पेज जा रही है। ओके, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वर्किंग करते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज बोल रहा है ना, ये नॉर्थ बना दिया है, ये साउथ बना दिया हमारे पास, और बीटा आ रहा है यू, और बीटा जा रहा है यू, सही है। तो काफ़ी मर्तबा हम लोगों को इस पेपर में फ्लेमिंग के रूल्स के ऊपर बात करनी पड़ रही है। तो बेटा बीटा आ रहा है इस तरफ से, बीटा नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करूंगा। फील्ड नॉर्थ टू साउथ, चार्ज जा रहा है यूँ, फोर्स किधर लग रही है, बाहर। इसका मतलब ये डी नहीं है। डी क्या बोल रहा है बेटा, इब्राहिम बेटा ड्यूरिंग द पेपर मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हाँ, फील्ड आ रही है हमारे पास नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चार्ज की मोशन है ये, फोर्स हमारे पास बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज बोल रहा है, ये गलत है, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करते हैं, एक ही बचा है वैसे तो हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हमारे पास डिस्कशन हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फील्ड अगर इनटू द पेज है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है यूं, तो देखें फोर्स बॉटम की तरफ लग रही है। फिर दोबारा देखें, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनटू द पेज, ये फील्ड की फिंगर है, चार्ज की डायरेक्शन है ये, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारे पास चार्ज जा रहा है। तो सी करेक्ट आंसर है बेटा हमारे पास। सी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 38, यूरेनियम 235 undergoes nuclear fission in many ways. Which equation correctly shows the fission reaction for uranium? अच्छा बेटा, तो एक काम करो, आप यहाँ पे देखो, वैसे तो हमने पढ़ा जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो ऑप्शन ए है, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर बैलेंस रहते हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92, तो यहाँ पे भी 92 होने चाहिए, तो 56 36 92 बन रहा है, सही है बेटा। यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 35 236 है, यहाँ पर भी 236 बनना चाहिए। कैसे होगा बेटा, 141 + 92 और 3 न्यूट्रॉन है तो 236 बन रहा है, तो ये हमारे पास बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 236 बन रहा है, ठीक है। 91 + 141 + 2 देख लेते हैं बेटा, 91 + 144 + 2, ये 237 बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 236 है और ये 237 बन रहे हैं, तो रॉन्ग। यहाँ पे 236 है हमारे पास, और ये कितने बन रहे हैं बेटा, 95 + 136 + 3 234, ये भी गलत है। यहाँ पर 236 से न्यूक्लियॉन नंबर, यहाँ पर क्या हो रहा है, 87 + 146 + 4 237। तो easy way to identify which nuclear reaction is correct, before and after reaction proton number and nucleon number balance होने चाहिए, that means A is our correct answer. Okay, satellite is orbiting above the Earth's equator. It completes one orbit of Earth every 24 hours. Okay, satellite is 36,000 kilometers above the surface of Earth and the radius of Earth is 6400. ठीक है बेटा, अब आगे देखें हमसे क्या बात हो रही है। विच ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट, क्या ऑर्बिटल स्पीड होगी हमारे पास सेटेलाइट की। तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v = 2πr/T। तो बेटा मुझे 2 पता है, पाई पता है 3.142, और रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर है, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, या किलो
एक्सपोनेंट 3 होता है, तो ये लगा दिया। ठीक है बेटा। टाइम 24 घंटे बताए हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। लेट्स कैलकुलेट, क्या आंसर आएगा हमारे पास। 2 multiplied by 3.142 multiplied by 6400 exponent 3 over 24 multiplied by 60 multiplied by 60. 465 460 एक मिनट रुकिएगा, ये हमने सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया है। लेट मी ड्रॉ विद द डायग्राम। ये देखिएगा, हमारे पास सिनेरियो ये है कि दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट हमारे पास है ये। ठीक है बेटा। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास और ये सैटेलाइट की हाइट है। तो हमें जो ऑर्बिटल रेडियस देना है ना, ये पूरा लेना है। तो ये 6400 किलोमीटर है और दूसरा क्या था हमारे पास बेटा, 36,000। ठीक है बेटा। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब आर आएगा। तो हमारे पास जो रेडियस आएगा वो आएगा 3600 प्लस 36,000 प्लस 64। ठीक है बेटा। लेट्स कैलकुलेट 36,000 प्लस 6400, ये आ रहा है बेटा 42400 किलोमीटर। सही बेटा। आई थॉट सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसको ज़रा सही कर लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 42400। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सही है। तो लेट्स कैलकुलेट, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 कर दिया इसे। ठीक है, बल्कि किलोमीटर्स में भी आंसर है। लेट्स नॉट मल्टीप्लाई इट विद एक्सपोनेंट 3। ठीक है, क्योंकि आंसर किलोमीटर में भी लिखे हुए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 42400 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.1 is the closest to 3.08. ठीक है बेटा। Okay, one nuclear reaction that occurs in the core of sun is responsible for most of the energy released in the sun. What is the nuclear reaction? Nuclear fission है बेटा। तो फिशन फ्यूजन है, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो फ्यूजन में हमारे पास होगा हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन, ये सन में हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट पेपर। ठीक है बेटा। तो मैं अभी फॉर द टाइम बिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा एंड वी विल डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द सेकंड पेपर। ठीक है बेटा।